नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम डेज़र्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। डेज़र्ट इकोसिस्टम, जैसा कि हमें इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये शुष्क परिस्थितियों का क्षेत्र है, जहाँ पर वातावरण में नमी की मात्रा कम होती है, बालू का बहाव क्षेत्र होता है, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। ये सारी इमेज हमें इसको सुनते ही हमारे दिमाग में आती है। फिर हमने पढ़ा कि ये डेजर्टिफिकेशन जो होता है, मरुस्थलीकरण होता है, इसके लिए कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम राजस्थान के रेफरेंस में बात कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले बात की थी जनसंख्या वृद्धि के बारे में कि जब जनसंख्या बढ़ती है, मानव को रहने के लिए, अपने आवास बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और हर आर्थिक गतिविधि के लिए कई तरह से प्राकृतिक जो सेटअप होता है, प्राकृतिक जो सराउंडिंग्स होती हैं, उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। और उसका क्या रिजल्ट रहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में कुछ बदलाव आते हैं और ये बदलाव धीरे 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 करके परमानेंट हो जाते हैं। मतलब डेजर्टिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिससे कोई हरा भरा क्षेत्र शुष्क क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो राजस्थान के रेफरेंस में हम इसको पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से अनियंत्रित चराई होती है, उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमारे पारिस्थितिक तंत्र पे पड़ता है। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे जीव होते हैं, स्पेशली अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करेंगे तो बकरी और भेड़ इस प्रकार के जीव होते हैं जो घास को खाते तो हैं ही और उसको जड़ से भी निकाल देते हैं। तो ये बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं हमारा जो जितना भी हमारा ये जो जैविक वर्ल्ड है उसको यहाँ पर ये नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह से भूमि का उपयोग जो है उसमें परिवर्तन होता है। हमने जो प्राकृतिक क्षेत्र था, जो वन थे, जो चारागाह थे, उनका हमने रूप परिवर्तित कर दिया। हमने वहाँ कृषि प्रारंभ कर दी और कई आर्थिक क्रियाएं प्रारंभ कर दी, जिसका क्या रिजल्ट हुआ कि वो वनस्पति का आवरण जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। और उसका वो एक ऐसा फैक्टर था जिसने डेजर्टिफिकेशन को बहुत सपोर्ट किया और ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर कार्यरत रही, निरंतर एक्टिव रही। फिर हमने बात की थी वनों के विनाश की। ये वनों का विनाश क्यों हो रहा है, क्यों इन वनों को काटा जा रहा है? हम अपनी फ्यूल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति जो है, हमारे वृक्ष जो हैं, उनको काट रहे हैं। और इन वृक्षों के को काटने से हम धीरे धीरे वनों का जो कवर है उसको कम कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि हमारे सामने ये जो वन है ये धीरे 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 विलुप्त होते जा रहे हैं। हम अरावली की कंडीशंस देख ही रहे हैं। हम अपने अगर अलवर के सराउंडिंग्स में देखें तो आप अगर अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ कितने सघन वन थे और बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पे बहुत आराम से विचरण करते थे। परंतु ह्यूमन इंटरफेरेंस ने इसको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाया। पहला नुकसान क्या हुआ कि बहुत सारे वन्य जीव जो थे, बहुत सारी प्रजातियां थी, वो ख़त्म हो गई। और दूसरी बात क्या हुई कि वृक्षों का ये जो कवर ख़त्म होने की वजह से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है ऐसी स्थिति में। फिर हम आगे आज नए पॉइंट्स पे बात करेंगे, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मरुस्थलीकरण का कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका क्या आशय है? शहरीकरण और औद्योगिकरण। देखिए, मानव जब विकास करता है तो इस विकास के क्रम में उसे बहुत तरह की आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिसके बिना उसका सर्वाइवल नहीं है। उसमें से एक क्रिया है औद्योगिकरण। तो ये जब औद्योगिकरण होता है तो बड़ी मात्रा में हम लैंड यूज़ को बदलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हम फिजियोग्राफी को नुकसान पहुंचाते हैं, हम स्थानीय जो भौगोलिक कारक होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और उसका क्या रिजल्ट रहता है कि मरुस्थलीकरण जो है ये बढ़ता है। इसी तरह से शहरीकरण या अर्बनाइजेशन से मेरा क्या आशय है? हम घर बनाएंगे, कॉलोनीज़ बनाएंगे, लोगों को बसाएंगे, उनके लिए
उनको बसाने के लिए हम वहाँ पर सड़कें भी बनाएंगे, हम उनको जल भी उपलब्ध कराएंगे, हम उनको बिजली भी उपलब्ध कराएंगे, मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे। तो इस क्रम में क्या होता है, हम प्राकृतिक तत्वों को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाते हैं। और इन तत्वों को नुकसान होने का क्या नतीजा होता है कि बड़ी मात्रा में हम प्राकृतिक तत्वों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इससे क्या नुकसान होता है कि हम ये जो बालू का विस्तार क्षेत्र है या मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया है, इसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम प्रदान कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बालू मिट्टी है और इसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। फिर हम बात करेंगे बालू का स्तूपों के बारे में, जिनको हम सिंपल भाषा में मिट्टी के टीले भी कह सकते हैं। तो यहाँ राजस्थान में क्या हुआ कि जैसे जैसे आवासों की रेजिडेंस की मांग बढ़ी और बहुत इवन हम ये मानते हैं टूरिज़्म भी बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ी, उससे क्या हुआ कि लैंड का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। और इस लैंड यूज़ के कारण मिट्टी के टीले जो थे वो एक तरह से एक अपने स्थान से अपना स्थान इनको छोड़ना पड़ा। तो इसका क्या हमारे सामने इसका क्या रिज़ल्ट रहा कि एक तरह से एक बंजर ज़मीन जो थी वो ज़्यादा बढ़ी। उस बंजर ज़मीन के बढ़ने से क्या हुआ कि ये जो बालू का स्तूप थे ये क्रियाशील हो गए। इनके मार्ग में जो बाधाएं आती थी ना वृक्षों के रूप में, वो बाधाएं समाप्त हो गई। दूसरी बात, वृक्षों के कटने से ज़मीन में भी अपर्दन की क्रिया बहुत तेज़ी से हुई, ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज़ी से हुआ। और इसका क्या रिज़ल्ट रहा कि ये जो बालू मिट्टी थी इसके मार्ग की बाधाओं को हमने ख़त्म कर दिया। और इसके मार्ग की बाधाओं के ख़त्म होने की वजह से ये निरंतर हवा के साथ बहने लगी, हवा के साथ उड़ने लगी और अपने विस्तार क्षेत्र को बढ़ाने लगी, जिसका क्या रिज़ल्ट रहा कि मरुस्थलीयकरण की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बल मिला। फिर हम बात करेंगे जलवायु और वर्षा की जो क्वांटिटी है उसमें परिवर्तन की बात हम करेंगे। आप ये देखिए, पिछले कुछ सालों से हम बराबर ये चर्चा सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ध्रुवों पे बर्फ़ पिघल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ओजोन लेयर को क्षति पहुंच रही है। और ये भी माना जाता है कि ये सारी क्रियाएं अब निरंतर हो रही हैं, तो इसके पीछे कौन सा फैक्टर है। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व की ओर कुछ सेकंड्स अधिक झुक गई है। और उसके झुकने का क्या रिज़ल्ट है कि ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी इस बात को हम बहुत पुख्ता तरीके से आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, अभी इस पे रिसर्च हो रही है, अभी इस पे बहुत काम चल रहा है, अभी हम एक तरह से कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हैं। बट ये इस प्रकार की सिचुएशन से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है और सेम सिचुएशन है वो राजस्थान में भी हमें देखने को मिल रही है। समटाइम्स हमें बड़े अप्रत्याशित, बहुत ही अचानक से कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हम मानते हैं कि ये जो परिवर्तन होता है इससे राजस्थान में शुष्क जो अवस्था है, डेजर्ट की जो अवस्था है, उसमें मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। बालू का स्तूप जो है, बालू के जो टीले हैं, ये अपने स्थान से आगे की तरफ बढ़ते हैं और नमी की अवस्था जो है वो कम होती है। वातावरण में नमी की मात्रा कम होने की वजह से ओवरऑल जो, या हम कहें रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कम होने से ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें एक शुष्कता आ जाती है। और हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो राजस्थान में ही हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार की स्थितियां वहाँ पर होती रहती हैं। और इसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि इससे जो डेजर्ट है उसको बढ़ने के चांसेस होते हैं। फिर हम बात करेंगे भूमिगत जल के स्तर में गिरावट की। देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है पानी की ज़रूरत बढ़ती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है पानी की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात मानव की ये है कि वो हर चीज़ को एक नीड की तरह ना देखकर ग्रीड की तरह देखता है। मतलब
हम सिर्फ पानी का उपयोग अपनी आवश्यकता के लिए नहीं करते हैं, हम बड़ी मात्रा में लालच में भी पानी का उपयोग करते हैं। अगर सरकार अगर किसान को सब्सिडी दे रही है जल के लिए, तो वो जितनी देर तक पानी आता रहता है वो उसका नल बंद नहीं होता है। मतलब मुझे उसके लिए पेमेंट नहीं करना है या मुझे उसके लिए बहुत कम पेमेंट करना है, तो मैं उसको अधिक से अधिक यूज़ करूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। यही हाल शहरी क्षेत्रों में है, रेजिडेंशियल एरियाज़ में है। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत बड़ा जो पार्ट आता है वो वेस्टेज का पार्ट आता है, और इस वेस्टेज के पार्ट से क्या होता है, हम अंधाधुंध ज़मीन से पानी निकालने की प्रक्रिया में जुड़ गए। हमें ये था पानी है तो निकालो, हम ये नहीं देखते कि किस कॉस्ट पे हम उस पानी को निकाल रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए कितनी बड़ी मुसीबत को हम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। उसका क्या रिज़ल्ट रहा? अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ का जो ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसमें तेज़ी से गिरावट आई है, और उसके गिरावट आने की वजह से पानी की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही गिरावट आई है। और ये स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ क्षेत्र तो शायद धीरे धीरे जल विहीन ही हो जाएंगे। हम आज अगर उसके उपाय नहीं सोचेंगे, आज कुछ उपाय नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में ये जो ज़मीन है, ये जो कृषि भूमि है, ये भी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि कृषि करने के लिए हमारे पास जल ही नहीं रहेगा। तो वेस्टर्न राजस्थान की बात करें या ईस्टर्न राजस्थान की बात करें, राजस्थान के 75% करीब एरिया में ये ही हाल है। और इस हाल के होने की वजह से क्या है कि धीरे धीरे कृषि में समस्याएं आ रही है, किसान का रुझान कम हो रहा है खेती करने की तरफ, क्योंकि जल उसके लिए एक समस्या पैदा कर रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसका लैंड यूज़ परिवर्तन करके वो कोई और कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो इसका से क्या होता है कि यही क्रम जारी रहा तो हमारी भूमि धीरे 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 बंजर हो जाएगी, इस पे हरियाली का जो कवर है वो कवर ख़त्म हो जाएगा, और ये जो डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है ये प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ेगी। सेम स्थिति हम बात करें, अगर बहुत अकाल की स्थिति रिपीट होती है, सूखे की स्थिति रिपीट होती है, अपरदन में वृद्धि होती है, मिट्टी में और पानी में क्षारीयकरण होता है, ये सारी चीज़ें इस प्रकार की है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रकार की सिचुएशंस को हमारे सामने पैदा करती हैं कि मरुस्थलीयकरण या डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करती है। और अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे वेस्टर्न राजस्थान से ये बढ़ता हुआ डेजर्टिफिकेशन जो है ये ईस्टर्न राजस्थान तक आने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए हमें इस पर बहुत विचार करना चाहिए, इस पर बहुत रिसर्च करना चाहिए कि किस प्रकार से हम प्रकृति की धरोहर को संजो सकें, हम ये बालू का जो बढ़ता हुआ क्षेत्र है इसको हम कंट्रोल कर सकें, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकें। तो हम अगर इस प्रकार की स्थितियों पर विचार नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में हमारे लिए बहुत समस्या की स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो ये अभी जो हमने कारण पढ़े, ये कारण वो थे जो डेजर्टिफिकेशन या डेजर्ट इकोसिस्टम पे प्रभाव डालते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण उसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति हमारे लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अगर हमें अपने पर्यावरण को संजोना है तो हमें इन सब चीज़ों पर बहुत बात करनी होगी। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, बहुत बेकार के मुद्दों पे इलेक्शंस लड़ लिए जाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार की चीज़ों पर कभी बात नहीं करती, और ये वो चीज़ें जो पॉपुलेशन में जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, सब पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट भी नहीं डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके ऊपर बात नहीं करती है। ये एक बहुत भयावह स्थिति हमारे सामने है। हम हर तरह से डेवलप कर रहे हैं, हमारा देश जो है उन्नति कर रहा है, परंतु ये मुद्दे ऐसे हैं, इन मुद्दों पर जिसमें सबसे पहले बात होनी चाहिए थी, इन मुद्दों पर हम बात ही करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो सॉल्यूशन देने के लिए हमें
हमारी जनसंख्या पे कुछ नियंत्रण करना पड़ेगा। और वो नियंत्रण जब लोगों पे करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, लोग नाराज़ हो जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि वोट बैंक उसका इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए वो लोगों के बीच में इन बातों को ले जाने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होता। इसका रिजल्ट हमें राजस्थान में बहुत भली भांति देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से डेजर्ट जो है वो अब उसने पूर्व की तरफ का रुख कर लिया है। वेस्टर्न राजस्थान से हम उसके बहाव क्षेत्र को, हम उसके बढ़ाव क्षेत्र को निरंतर देख रहे हैं। तो हमें इस प्रकार के उपायों की बात करनी पड़ेगी जो इस मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोक सकें। थैंक यू।